बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हम मौजूद हैं। तस्वीरें आप यहाँ की एक बार देख लें। उनके घर के बाहर फायरिंग के बाद किस तरह से पुलिस सिक्योरिटी अब तक यहाँ पर कितनी टाइट है, और आज इस मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर से फिर से हलचल बढ़ी, क्योंकि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी अनुज थापन ने पुलिस लॉकअप में खुदकुशी कर ली। जांच एजेंसी क्राइम ब्रांच पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस वारदात की जांच की अहम कड़ी टूटने से पुलिस की दिक्कत भी बढ़ेगी। मृत आरोपी के परिवार वाले भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस बीच सबसे अहम है कि खुदकुशी लॉकअप में किस तरह से हुई, अब इसको लेकर सीआईडी जांच कर रही है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। अभिनेता सलमान खान फायरिंग केस के आरोपी अनुज थापन ने खुदकुशी कर ली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अनुज ने दिन में 12 बजे के करीब लॉकअप के बाथरूम में जाकर खुदकुशी कर ली। इसके लिए उसने बिछाने वाली चादर का फंदा बनाकर खुद को फांसी लगा ली। जानकारी मिलते ही तुरंत उसे बगल के जीटी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुंबई क्राइम ब्रांच का ये वही लॉकअप है जिसमें सलमान खान फायरिंग केस के आरोपी अनुज थापन को रखा गया था। ये वही लॉकअप है जिसमें 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी अजमल कसाब को भी रखा गया था। दरअसल मुंबई पुलिस मुख्यालय के अहाते में बने इस क्राइम ब्रांच के लॉकअप को सुरक्षित माना जाता है, इसीलिए ज़्यादातर बड़े हाई प्रोफाइल केस के आरोपियों को पुलिस हिरासत के दौरान यहीं पर रखा जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। लेकिन अब अनुज थापन की खुदकुशी के बाद सवाल खड़ा हो गया है। अनुज थापन भाई है जी मेरा, उसको 6-7 दिन पहले वो संगरूर से मुंबई पुलिस उठा के ले गई थी जी। उन्होंने हमको एक दिन बाद फ़ोन किया कि हम उठा के ले आए हैं, सलमान खान के घर जो फायरिंग हुई है उसमें इसका हाथ है। फिर आज फ़ोन आया हमको कि अनुज ने सुसाइड कर लिया है, पर वो सुसाइड करने वाला नहीं था जी। उसका कत्ल किया गया, वो उसको मारा गया पुलिस वालों ने। आरोपी अनुज थापन पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला था। मुंबई क्राइम ब्रांच अनुज थापन और सोनू विश्नोई को पंजाब से पकड़ कर लाई थी। इन दोनों ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले शूटरों को बंदूक ला कर दी थी। पुलिस के मुताबिक अनुज थापन लॉरेंस विश्नोई गैंग से जुड़ा था और इसके खिलाफ हत्या की कोशिश और जबरन वसूली के 3 मामले दर्ज थे। मुंबई क्राइम ब्रांच की माने तो इस वारदात के तार अंतर्राष्ट्रीय संगठित आपराधिक गिरोह से जुड़े हैं और अनुज थापन उस तक पहुंचने की एक अहम कड़ी था। लेकिन अब इसकी मौत से एक तरफ जहां पुलिस की दिक्कत बढ़ गई है, वहीं लॉकअप में आरोपी की मौत से पुलिस पर सवाल भी खड़े हो गए हैं। इसलिए अब इस मामले की जांच सीआईडी करेगी। देर शाम तक सीआईडी की टीम ने मुंबई क्राइम ब्रांच पहुंचकर जांच शुरू कर दी। खुदकुशी की जांच को लेकर अब अनुज थापन के शव को जीटी अस्पताल से जेजे अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां डॉक्टर्स की टीम की उपस्थिति में पूरे पोस्टमार्टम को किया जाएगा और साथ ही वीडियोग्राफी भी की जाएगी। कैमरा पर्सन अरुण पेडनेकर और संतोष पालवनकर के साथ सुनील सिंह और सुजाता द्विवेदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान के करीब 11 दिनों के बाद आधिकारिक वोटिंग टर्नआउट जारी किए हैं, और अगर आप मतदान के दिन के आंकड़े देखें जो वोटिंग टर्नआउट जारी हुए थे, उसके मुकाबले ताज़ा आंकड़ों में 5% की बढ़ोतरी दिखती है। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को हुआ, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग टर्नआउट जारी किया गया 30 अप्रैल को, यानी 11 दिन बाद। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को हुआ और उसका भी वोटिंग टर्नआउट चुनाव आयोग की तरफ से 30 अप्रैल को ही आया, यानी 4 दिन बाद। मतदान के दिन की तुलना में वोटों में 4 से 5% की बढ़ोतरी पाई गई। अब विपक्ष चुनाव आयोग पर हमलावर है कि एक तो देरी से आंकड़ा दिया, और दिया भी तो प्रोविजनल और फाइनल टर्नआउट आंकड़ों में इतना ज्यादा अंतर कैसे। ध्यान होगा कि जब पेपर बैलेट पे होता था तो भी इतने दिन नहीं लगते थे टोटल वोटिंग परसेंटेज और वोटिंग शेयर्स को एक्सप्लेन करने में इलेक्शन कमीशन को। ऐसा क्या हुआ कि पहले फेज के वोटिंग के बाद आपको 7, 8 दिन, 10 दिन लग गए ये बताने में कि टोटल वोटिंग परसेंटेज कितना हुआ है। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में 66.1 और दूसरे चरण में 66.7% मतदान दर्ज किया गया है। दोनों ही चरणों में महिलाओं का मतदान पुरुष मतदाताओं से कम है। पहले चरण में महिला 66.1 तो वहीं पुरुष मतदाता 66.2% है। वहीं दूसरे चरण में महिला 66.4% और पुरुष 67.0% है। दूसरे चरण में सबसे ज्यादा मतदान वाली सीट की बात करें तो वह असम का नौगांव लोकसभा सीट है। वहीं कम मतदान उत्तर प्रदेश के मथुरा में दर्ज किया गया है। दूसरे चरण में सबसे कम मतदान करने वाले 10 सीटों में
गाजियाबाद, बेंगलोर, गौतम बुद्ध नगर जैसी शहरी सीटें शामिल हैं। अगर अर्बन एरियाज़ की पहले बात करें तो वोटर एपैथी एक ज़रूर बहुत बड़ा कारण है। अगर आप चेन्नई में देखेंगे और बेंगलोर में भी देखेंगे, कर्नाटक में तो बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन बेंगलोर में खास करके टर्नआउट कम हुआ है। इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं अर्बन वोटर्स को ये लगता है कि उनकी लाइफ में गवर्नमेंट का कोई खास रोल नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, क्योंकि उन्होंने सारी सरकारें देख ली हैं, कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि पॉलिटिकल विल सरकारों के पास नहीं है उनके बेसिक इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, और कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी भी नहीं है। जैसे वाटर शॉर्टेज है, चेन्नई में बारिश होती है तो आज भी फ्लड हो जाता है। तो इन कारणों से थोड़ा जो अर्बन वोटर है, मिडिल क्लास है, वो पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर होता जा रहा है। शहरी सीटों में ग्रामीण सीटों के मुकाबले मतदान हमेशा ही कम होता है। इन सीटों पर मतदान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग भी काम करता रहता है, लेकिन यहाँ मतदान इस बार कम ही दर्ज किया गया। इस लोकसभा चुनाव में पहले और दूसरे चरण को मिलाकर देखें तो ग्रामीण सीटों पर मतदान 67.6% रहा, तो वहीं शहरी सीटों पर मतदान 66.4% रहा। इस तकनीक के दौर में भी चुनाव आयोग को 10 दिन लग गए वोटिंग टर्नआउट जारी करने में। सवाल है, क्या व्यवस्था में कोई खामी है, क्योंकि अभी 5 चरण के चुनाव होना बाकी है। साथ ही ये देरी विपक्ष के उन सवालों को बल देती है जो इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहे हैं। उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन सवालों पर अपनी चुप्पी तोड़ेगा। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। गृह मंत्री अमित शाह के आरक्षण पर एडिटेड वीडियो के मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली पुलिस से और समय मांगा है। आपको बता दें कि कथित रूप से बताया जा रहा है कि तेलंगाना कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक्स से इसे शेयर किया गया था, जिसके बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री घेरे में आए। हालांकि उनके वकीलों का कहना है कि इसमें रेवंत रेड्डी का कोई हाथ नहीं है, इसे पार्टी के अन्य लोग संचालित करते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली पुलिस से 4 हफ्ते का समय मांगा है। उन्हें बुधवार की सुबह को पेश होने का नोटिस जारी किया गया है। मुख्यमंत्री के वकीलों ने एजेंसी को बताया कि जिस ट्विटर हैंडल का जिक्र किया गया है उसे ना तो वे चलाते हैं और ना ही वो हैंडल रेवंत रेड्डी का है। एलिगेशन जो है वो ये है कि INC तेलंगाना एक ट्विटर हैंडल है जिसके नाम से ये वीडियो शेयर करा गया। दैट इज़ व्हाट जो हमें 91 का नोटिस मिला है, उसमें यही बस पूछा गया था कि वो जो ट्विटर हैंडल है वो कौन से डिवाइस से वो जो वीडियो है वो शेयर हुई है। और उस रिगार्ड में एक रिप्लाई दिया गया है रेवंत रेड्डी जी की तरफ से एज अ विटनेस दैट ही जो वो ओनर नहीं है उस ट्विटर हैंडल के, ना ही वो हैंडल करते हैं वो ट्विटर हैंडल। रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, उन्हें कांग्रेस ने स्टार प्रचारक भी बनाया है और उन्होंने दिल्ली पुलिस को बताया है कि इसके तहत वो लोकसभा चुनावों के प्रचार में मशरूफ रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की शिकायत पर FIR दर्ज की गई थी कि अमित शाह ने अपने चुनावी भाषण में कहा था कि मुस्लिम कोटा रद्द किया जाएगा। उसमें छेड़छाड़ करके एक फर्जी वीडियो बनाया गया जिसमें उन्हें ये कहते हुए दिखाया गया कि बीजेपी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और OBC का आरक्षण रद्द कर देगी। इस देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बहुत बड़ा जिम्मेदारी आदमी है, देश को चलाने वाले नेता लोग हैं। क्योंकि 13 साल मुख्यमंत्री था नरेंद्र मोदी जी और 10 साल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी बहुत सारे सालों से राजनीति में है। तो ये लोग ऐसा आदत हो गई कि हर किसी को हम डरा सकते, धमका सकते, हम चुनाव जीतने के लिए हम सब कुछ कर सकते। हैदराबाद साइबर अपराध विभाग ने भी बीजेपी नेताओं की शिकायत के बाद एक मामला दर्ज किया है। 4 अन्य लोग जिन्हें दिल्ली पुलिस ने पेश होने को कहा था, उन्होंने भी 2 हफ्ते का वक्त मांगा है ताकि दिल्ली पुलिस ने जो URL और दूसरी जानकारी दी है उसका अध्ययन किया जा सके। हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। वंदे भारत मेट्रो की पहली झलक सामने आई है। इसका ट्रायल इस साल जुलाई से होना है। पहला रेल कोच कपूरथला में तैयार हुआ है। रेलवे के सूत्रों के मुताबिक पहले 50 ऐसी मेट्रो ट्रेन तैयार करने की कोशिश है, बाद में इसको बढ़ाकर 400 करने की कोशिश रहेगी। 100 से 250 किलोमीटर के बीच वंदे भारत मेट्रो को दौड़ाया जाएगा। 12 कोच के इस वंदे भारत मेट्रो को 16 कोच तक किया जा सकता है। और
और महाराष्ट्र दिवस के मौके पर लॉन्च हुआ है एनडीटीवी का नया चैनल एनडीटीवी मराठी। दिखाएंगे आपको पूरी खबर और तस्वीरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। त्याकडे कसं बघतात, काय धोरण आहे? आम्ही इंडस्ट्रीला बट परहॅप्स दिस इज द फर्स्ट, सो मला असं वाटतं की हा एक महत्व। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और एनडीटीवी ने मराठी भाषा में आज अपना नया चैनल एनडीटीवी मराठी लॉन्च कर दिया है। महाराष्ट्र दिवस पर ये लॉन्च हुआ। इस समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ कई अहम नेता और मराठी मनोरंजन जगत से जुड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। एनडीटीव्ही मराठीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। महाराष्ट्र दिवस पर राज्य को मिला एक अनोखा तोहफा। महाराष्ट्र की अपनी भाषा मराठी में एनडीटीवी मराठी लॉन्च हो गया है। एनडीटीवी मराठी चॅनलच्या लॉन्च मध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे। भरोसेमंद खबरों वाले एनडीटीवी नेटवर्क, एनडीटीवी एमपी छत्तीसगढ़ और एनडीटीवी राजस्थान के बाद अब लेकर आया है एनडीटीवी मराठी। एनडीटीवी जब से नए मैनेजमेंट के साथ शुरू हुआ तब से ये हमारा, उस पर 2 चैनल थे, अब ये हमारा 6ठा चैनल है। खबरों की दुनिया में सच्ची और सटीक खबरों का उजाला फैलाने वाले नेटवर्क का नया चैनल यूं ही रोशनी फैलाता रहे, इसकी कामना करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी दिया जलाया और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी। एनडीटीव्हीला खूप खूप शुभेच्छा। थँक्यू सर। आणि आजच्या दिवशी सुरू केल्याबद्दल मनापासून आपलं अभिनंदन। एनडीटीव्ही मराठीची सुरुवात होते तर सर्व टीमला माझ्या खूप खूप शुभेच्छा। इस चैनल पर राजनीति के साथ मनोरंजन, खेल और कारोबार की भी सारी खबरें मराठी भाषा में मिलेंगी। चैनल लॉन्च के समारोह में मराठी जगत की कई अहम हस्तियां भी मौजूद रहीं। हम एनडीटीवी मराठी के जरिए कल्चर, इंटरटेनमेंट, लोग और लोगों की कहानियां, इस पर बहुत ज्यादा जोर देना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ कोलैबोरेटर बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एनडीटीवी मराठी में महाराष्ट्र के हर तबके की खबर होगी। खबरों का नया अंदाज होगा। हमारे तमाम सहयोगी महाराष्ट्र के चप्पे चप्पे से आप तक खबर पहुंचाएंगे। एनडीटीवी मराठी नए महाराष्ट्र की नई आवाज होगा। भविष्याचाही वेध घेईल हा आवाज, नव्या महाराष्ट्राचा नवा आवाज, एनडीटीवी मराठी। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।